नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद सुमित यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुमित सिंह। साथियों, यूपी टेट 2025-26 के लिए मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं यूपी टेट 2018 का पेपर, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को करने देने से पहले उस एग्ज़ाम के पुराने सालों को पेपर हल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। इससे आपको जानकारी मिलती है कि पहले पेपर कैसे आते थे, क्या स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो यह वीडियो आपके सभी जूनियर और प्राइमरी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पेपर को देखिए, क्या पेपर का पैटर्न होता है। ठीक है, आइए देखते हैं पहले प्रश्न से। और हमारा टॉपिक है आज का पहला विषय लेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, तो प्रश्न है किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? कुक ने, फ्राबेल ने, मॉन्टेसरी ने या डाल्टन ने? तो किया किसने? यह किया था फ्राबेल महोदय ने। किसने किया? किंडरगार्टन विधि फ्राबेल महोदय। ये याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आप प्रश्न आया है जिसमें अच्छा बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि सभी अच्छे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किंडरगार्टन प्रणाली के प्रतिपादक फ्राबेल महोदय हैं। किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का उद्यान। आप कई स्कूलों में देखे होंगे किंडरगार्टन स्कूल, इन्हीं के नाम पर पड़ा है, यही चीज़ें हैं वहाँ। ठीक है, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। बताइए, संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, विलियमसन, थॉर्न, रोजर्स या इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है। तो संकलनात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं थॉर्न। कौन है? थॉर्न। संकलनात्मक परामर्श जन्मदाता FC थॉर्न है। इस प्रकार के परामर्श में परामर्शदाता न तो अधिक सक्रिय होता है, न ही अधिक निष्क्रिय होता है, इसीलिए इसको बोलता है संकलनात्मक, और इसके जन्मदाता थॉर्न। छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि क्या है? अवांछित मतलब उसका जो व्यवहार है अच्छा नहीं है, उसके माता पिता को सूचना देना, छात्र को दंडित करना, उसे नज़रअंदाज करना, अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना। आपको बताना है। तो जो इसका आंसर होगा तो नंबर डी होगा, वांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उपचारों को सुझाव देना। इसकी व्याख्या देखिए, छात्रों के वांछित व्यवहार के संशोधन है सबसे प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना तथा उसे उपचारों को सुझाव देना। डिसलेक्सिया संबंधित है, एक समस्या है, किससे संबंधित है? लेखन से, पढ़ने से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से या वाक क्षमता संबंधी विकार से। जो लेखन संबंधी उसे डिसलेक्सिया होती है, वह पढ़ने संबंधी समस्या है। कैसी? पढ़ने संबंधी। आइए और देखते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण है इस तरह क्वेश्चन, लेखन संबंधी समस्या, डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया। पढ़ने के लिए डिसलेक्सिया है, ठीक है, पढ़ने वाले संबंधी है डिसलेक्सिया। कहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। गणितीय कौशल संबंधी समस्या डिस्कैलकुलिया। इसको याद करेंगे कैसे कि गणित में क्या होता है? कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन से कुलिया समझ गए होंगे आप। और लेखन को याद करने के लिए डिस्ग्राफ। जब लिखेंगे तो पेन चलाएंगे, कोई ग्राफ बनाएंगे, तो लेखन संबंधी हो गया। और पढ़ने वालों को आप याद कर लीजिए डिसलेक्सिया। और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को बोलते हैं अफेजिया या डिस्फेजिया। प्रश्न संख्या 5, ब्रेल लिप या टेप रिकॉर्डर किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं? श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी, शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। टेप रिकॉर्डर किसके लिए? टेप रिकॉर्डिंग करेंगे किसके लिए? टेप रिकॉर्डिंग एवं ब्रेल लिपि किसको लिखेंगे? तो ये हो जाएगा आपका दृष्टि बाधित। किसके लिए? दृष्टि बाधित। ये देखिए, इसका
एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। ब्रेल लिप एवं टेप रिकॉर्डिंग दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। CWSN का अर्थ क्या है? CWSN विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, मजबूत आवश्यकता वाले बच्चे, एकांकी आवश्यकता वाले बच्चे या मृदु आवश्यकता वाले व्यक्ति। तो ये होगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे। क्या होंगे? विशिष्ट आवश्यकता। CWSN चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा परामर्श एक तत्व नहीं है? वृत्तिक वृद्धि, साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण। एक परामर्श का तत्व नहीं है वृत्तिक वृद्धि। परामर्श का तत्व साक्षात्कार, विश्वास, संप्रेषण है, किंतु वृत्तिक वृद्धि सम्मिलित नहीं। मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, वाराणसी या इलाहाबाद? तो जो मनोविज्ञानशाला है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में है, वर्तमान में प्रयागराज। 1942 में इलाहाबाद में एक मनोवैज्ञानिक निर्देशन ब्यूरो स्थापित किया गया। यह कार्य आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में किया गया था। जो संबंध स्किनर का चूहों से, थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का किससे है? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे। स्किनर चूहों से, थॉर्नडाइक बिल्लियों पर अपने शोध किए थे और कोहलर ने किस पर किया था? वन मानुस, या कहीं कहीं बंदर भी लिखा होगा, वो भी आंसर सही होता है। कोहलर जो है अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत भी दिया इसी पर। ठीक है, इसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। उस बंदर ने सूझ लगाया, दिमाग लगाया, इसीलिए उसको नाम पड़ा अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत। अधिगम का पठार क्या होता है? अधिगम की समाप्ति, अधिगम के अवरुद्ध, वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम में अवरोध। अधिगम का पठार होता है अधिगम में अवर्धन या अवरुद्ध। जब हमारा अधिगम में सीखने की क्रिया है वह एक प्रकार से रुक जाए, जैसे ये एक मिनट, ये आप यहाँ तक सीखते रहे, फिर यहाँ से आप पठार बन गए, आप कुछ नहीं सीख रहे हैं, यही होता है अधिगम का पठार। प्रश्न संख्या 11, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं स्किनर महोदय। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पुरस्कार, प्रशंसा, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? ये होगा सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। प्रश्न संख्या 13, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? कोहलर, हल, कैलेंडर, ब्रिक। ये किया था हल महोदय। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? हल महोदय। आइए देखते हैं डिटेल में थोड़ा। समस्या समाधान लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को क्लार्क हल ने प्रस्तावित किया था। हल ने सीखने की विधि को परिकल्पित निगमनात्मक विधि या तार्किक निगमनात्मक विधि कहा जाता है। इनमें से कौन सा शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं? D.W. एलन, बुश, डेविड ह्यूम या एचिसन। तो जो आपके शिक्षण विचारधारा से संबंधित नहीं है वो हैं डेविड ह्यूम। कौन है? ऑप्शन नंबर सी, डेविड ह्यूम। डेविड ह्यूम की विचारधारा सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से D.W. एलन, बुश तथा एचिसन संबंधित, किंतु डेविड ह्यूम इससे संबंधित नहीं है। प्रश्न संख्या 15 देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति स्तर, अबोध स्तर, परावर्ती स्तर, दूरवर्ती स्तर। तो जो ये है दूरवर्ती स्तर, यह क्या है? शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं शिक्षण अधिगम के स्तर। तो शिक्षण अधिगम का स्तर है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, परावर्ती स्तर। प्रश्न संख्या 16,
निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? अन्वेषण, व्याख्यान, योजना, मस्तिष्क द्वेलन। तो जो व्याख्यान होती है, व्याख्यान कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण की नीति नहीं है, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षा पर शिक्षण विधि आधारित है, तो वहाँ को व्याख्यान लेक्चर नहीं देना है। व्याख्यान किसी अध्यापक या विशिष्ट व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है या कोई उपार्जित अथवा उत्पाद नहीं है। बिल्कुल सही बात है। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में सीखने में अभिवृद्धि करती है। यह दिव्यांग बालकों के देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना है। देखें, तो जो यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यही आंसर सही होगा। ठीक, समावेशी शिक्षा में ये चीज़ें सिर्फ विशेष आवश्यकता वाले छात्रों में नहीं। समावेशी का मतलब होता है सब कोई समान। आइए कुछ और देखते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में अन्य बिना किसी अक्षमताओं वाले बच्चों के साथ शामिल करने से लगाया जाता है। मतलब कोई बच्चों सबको एक साथ पढ़ाना, इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। निम्न में से कौन सा फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? ठीक है, शिक्षक कथन, छात्र कथन, अभिभावक कथन या मौन। तो ये शामिल नहीं है अभिभावक कथन। कौन अभिभावक? ऑप्शन नंबर सी, यह नहीं है। किसकी क्रिया से? फ्लैंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से। फ्लैंडर की अंतःक्रिया प्रणाली में शिक्षक कथन, छात्र कथन, मौन शामिल है, किंतु अभिभावक कथन शामिल नहीं है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है ध्वनिग्राम, रूपग्राम, पद या शब्द। तो संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या है? रूपग्राम। क्या है? रूपग्राम। हम करके सीखते हैं। करके सीखना किसने कहा था? हम करके सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, हमको करके सीखना चाहिए। ये कहा था डॉक्टर मेस ने। किसने कहा? डॉक्टर मेस ने। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध, चिंतन या वर्णन। जो वर्णन है शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? स्मृति, बोध और चिंतन। तीनों याद रखिए, शिक्षण के 3 स्तर: स्मृति, बोध, चिंतन। प्रश्न संख्या 22 को देखिए। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। क्रिया और प्रतिक्रिया की निदान की प्रत्यक्षीकरण की उपयुक्त सभी की। तो शिक्षण की अंतःक्रिया में क्रिया प्रतिक्रिया की भी, निदान की भी, प्रत्यक्षीकरण की क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। शिक्षण की अंतःक्रिया अवस्था में मुख्य संक्रिया क्रिया प्रक्रिया होती है। इसके माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न होता है। क्या होनी चाहिए? क्रिया प्रतिक्रिया, तभी शिक्षण कार्य अच्छे तरीके से होगा। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। क्या होता है? उद्दीपक सामान्यीकरण इसको कहते हैं। जब एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन क्या कहलाते हैं? उद्दीपक सामान्यीकरण। वो सामान्य रूप से समझने लगता है कि ये चीज़ें में डराएंगी। प्रश्न संख्या 24। शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है?
अभ्यर्थियों का मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भेद, अभिभावक की पृष्ठभूमि, विषय की विशिष्ट प्रकृति। तो ये है अभिभावक की पृष्ठभूमि, बच्चा किस पृष्ठभूमि से आता है ये हमें ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इन 4 में से, ठीक है। प्रश्न संख्या 25, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था 6 से 12 साल, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, समूह एवं खेलों की में सहभागिता। तो जिज्ञासा की कमी उसकी कोई विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की विशेषता देख लेते हैं कि बाल्यावस्था में क्या क्या विशेषताएं होती हैं बच्चों में। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, संग्रह प्रवृत्ति, रचनात्मक कार्यों में रुचि, आत्मनिर्भरता की भावना, शारीरिक तथा मानसिक विकास में स्थिरता, जिज्ञासा की प्रबलता होती, किंतु जिज्ञासा की कमी इस अवस्था की कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में जिज्ञासा की कमी नहीं होती बल्कि जिज्ञासा बहुत तेज होती है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आयोजन, उद्भवन, अभिप्रेरण, प्रबोधन। तो जो सृजनात्मक क्रिएटिविटी एक्टिविटीज से संबंधित नहीं है वह है अभिप्रेरण। क्या है? अभिप्रेरण नहीं है। सृजनात्मक का मतलब होता है उसमें आपके अंतर्गत योजना, उद्भवन तथा प्रबोधन होना चाहिए। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से कौन सा बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है? नैतिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास या मानसिक विकास? देखिए, बुद्धि और विकास का प्रथम चरण है शारीरिक विकास। क्या होगा? पहले शरीर का विकास होगा, नैतिक विकास बाद में, समाज में आएंगे, शारीरिक विकास फिर मानसिक विकास, फिर नैतिक सामाजिक दोनों साथ साथ चलता है, ठीक है। वृद्धि एवं विकास के निम्न चरण होते, कितने? 5 चरण होंगे। पहले क्या होता है? शारीरिक विकास होता है, फिर मानसिक विकास, फिर संवेगात्मक, नैतिक, लास्ट में समाज जाता है, सामाजिक विकास। तो ये वृद्धि और विकास के जो चरण हैं इनको एक बार पढ़िए, आप लिख लीजिए कॉपी में भी। सीखना एक तरह का व्यवहार है। कैसा? संबोधन है, बचाव है, विस्तार है, प्रसार है। सीखना एक प्रकार का व्यवहार का संशोधन है। कैसा है? संशोधन है। क्या है? संशोधन। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया था। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, आकस्मिक अधिगम के लिए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है प्रसूत अनुबंधन के लिए। स्किनर बॉक्स का प्रयोग प्रसूत अनुबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 30 है और लास्ट क्वेश्चन, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में है कितने? 5 उप परीक्षण। याद रखिएगा, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण हैं। वो कौन कौन से हैं देख लीजिए। को ब्लैक डिजाइन टेस्ट, पास एनालॉग टेस्ट, पैटर्न डिजाइन टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो साथियों, ये आपके 2018 का पेपर था, 30 क्वेश्चन थे। 2018 का क्वेश्चन जो है अन्य सालों की परीक्षाओं की अपेक्षा थोड़ा सा इजी है, ठीक है। लेकिन इससे इजी तो बिल्कुल नहीं आने वाला, इसलिए आपको ये स्टैंडर्ड बना कर रखना है और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। सबसे अधिक प्रैक्टिस, कितना भी पढ़िए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अपने कमेंट बॉक्स कमेंट में सुझाव ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।